नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चावल की, जहां पर बाजार को लगता है कि अब क्योंकि जिस तरह की प्रोडक्शन है और सरकार की प्रोक्योरमेंट है, यहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर माना यह जा रहा है कि पिछले साल की रिकॉर्ड कंजम्पशन के बाद इस साल के नंबर्स भी बेहतरीन रह सकते हैं, स्पेशली क्योंकि इस बार गर्मी ज़्यादा है, लंबी है और साथ ही साथ इलेक्शन की डिमांड भी यहाँ पर चीनी में नजर आएगी। बात यहाँ पर रिकवरी मोड में आते हुए कच्चे तेल की भी करेंगे। पिछले हफ्ते यहाँ पर 3 से 3.5% की गिरावट थी, लेकिन निचले स्तरों से अब खरीदारी कच्चे तेल में लौटते हुए नजर आई है। पिछले हफ्ते हमने 80.5 तक यहाँ पर कच्चे तेल को लिपटते हुए देखा था, लेकिन आज 82.5 के आसपास के स्तर वहाँ पर लौटते हुए नजर आए, यानी कि अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पर बनती हुई दिखी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं KRBL के CFO आशीष जैन, नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन के MD प्रकाश नायक नवरे और निर्मल बैंक कमोडिटीज के VP कुणाल शाह। सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले बात यहाँ पर चावल की करेंगे और हमने यहाँ पर नंबर्स को थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए ज़रूर देखा है। हमारे साथ अब KRBL के CFO आशीष जैन है। आशीष नमस्कार। सबसे पहले तो आपके ही नंबर्स यहाँ पर जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इंडस्ट्री। काफ़ी सारे सरकार के मेजर्स रहे हैं, लेकिन क्रॉप अच्छी है, ऑफकोर्स इंडस्ट्री की काफ़ी सारी डिमांड्स भी हैं, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके नंबर्स। जी, जहाँ तक राइस इंडस्ट्री की बात है तो यहाँ पे दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि जहाँ तक फसल का है, पिछले साल भी अच्छी फसल हुई थी, इस बार भी अनुमान यही है कि अच्छी फसल होगी। इसका कॉन्फिडेंस हमें इससे भी आ रहा है कि मॉनसून्स का जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, अबव नॉर्मल प्रोजेक्शन है। फिर राइस की थोड़ी डिटेल में बात करें तो इसके दो सेगमेंट्स होते हैं, एक बासमती और एक नॉन बासमती। तो नॉन बासमती और बासमती दोनों का ही जो प्राइस है वो पिछले करीब 1-1.5 साल से तेजी पे है। इसको देखते हुए सरकार ने नॉन बासमती एक्सपोर्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन बासमती एक्सपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड बासमती एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, लेकिन नॉन बासमती एक्सपोर्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से थोड़ा सा अफेक्टेड रहा है। तो जहां तक इस साल की बात है, शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि अच्छी फसल का अनुमान है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट की सिचुएशन गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहेगी। आशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा बासमती में हमने बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं, लेकिन यहाँ पर भी MAP की चिंता अब यहाँ पर बाजार को सताने लगी है। आप कैसे देखते हैं? जी, हमारा कारोबार प्राइमरली ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स में है, तो हमारा जो औसत रियलाइजेशन पर टन है वो ऑलरेडी MEP से काफ़ी हाई रहता है, इसलिए MEP का KRBL पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मैं पिछले 12 महीने का एस्टिमेट देखूं तो MEP के बावजूद काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है बासमती का इंडिया से। हम्म आशीष, जैसे आपने कहा कि आगे जाके जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो शायद हम हटने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की 2 सालों में बेहतर क्रॉप नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट्स को? जिस तरह का बैक एंड फोर्थ हमने इंडिया से नॉन बासमती में होता हुआ देखा है, एक वो, और दूसरा अब आगे जाके प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? बिकॉज अगर हम बेहतर क्रॉप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में बेटर अवेलेबिलिटी भी देख रहे हैं। जी जी, जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट्स का सवाल है, अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें ओवरऑल राइस प्रोडक्शन का, तो पिछले 3 साल में नई चीज़ ये हुई है कि ग्लोबल कंजम्पशन ग्लोबल प्रोडक्शन को एक्सीड किया है। इसके काफ़ी रीजंस हैं। तो क्योंकि डिमांड हाई है, इसलिए एक तरह से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। अब जहाँ तक अगले 1 साल का प्राइस है, आई थिंक इसके लिए कहना अभी थोड़ी सी जल्दी होगा। हमें ये अभी देखना चाहिए कि ओवरऑल फसल कैसी रहती है, उसके बाद ही एक डायरेक्शन मिलेगी प्राइस की। फेयर पॉइंट। आशीष, आपके खुद के नंबर्स भी जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा आपका ब्रांडेड सेगमेंट है, आपको MAP से बहुत फर्क नहीं पड़ा, अच्छे नंबर्स आपने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी अगर इसको कंपेयर करें तो कैसे नंबर्स नजर आते हैं, और आगे जाकर अब आपकी क्या सेंस है? जी ज़रूर। जो मैं हमारे पिछले रिपोर्टेड क्वार्टर की बात करूंगा, तो अगर हम जो मार्च 31 को क्वार्टर खत्म हुआ उसकी बात करें, तो हमारे दो सेगमेंट है जिसमें KRBL प्राइमरली अवेलेबल है। एक है डोमेस्टिक सेगमेंट, तो हमारी डोमेस्टिक सेगमेंट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर में डोमेस्टिक रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ हुई। हमारा जो मार्केट शेयर है ये रिकॉर्ड लेवल पे है, तो ओवरऑल डोमेस्टिक सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट क्वार्टर में 12% डाउन थी।
इसके दो रीज़न है। एक तो ये है कि जो हमारे ब्रांडेड एक्सपोर्ट हैं वो हमारे कुछ की मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टेम्पररी चैलेंजेस है जिसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसी क्वार्टर लास्ट ईयर मतलब 2023 मार्च में जो क्वार्टर खत्म हुआ था तब हमारे काफ़ी उस क्वार्टर में करीब 90 करोड़ रुपए के नॉन बासमती के एक्सपोर्ट थे जो अब एक्सपोर्ट करना बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉसिबल नहीं है। तो इन दो वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएं ताकि फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपोर्ट्स में भी ग्रोथ दिखाई दे। खैर पौंदार आशीष, हम भी यही कामना करते हैं और बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। आपसे फिर से यहाँ पर बात होगी। तो एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मार्केट्स यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं। रिकॉर्ड शेयर है यहाँ पर आशीष जैसे कह रहे हैं KRBL का। एक्सपोर्ट मार्केट्स ऑफकोर्स ये सरकार की नीतियों की वजह से है जो हमने यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। ये तो बात हुई चावल की, लेकिन बात अब यहाँ पर चीनी की भी करेंगे जहाँ पर हमने भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड कंजम्पशन के नंबर्स आते हुए देखे हैं। हमारे साथ नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के MD प्रकाश नायक नवरे हैं। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो कंजम्पशन पे जानना चाहेंगे। पिछला साल ऑलमोस्ट 24-25 अगर देखें हम तो बाजार को लगता है 29 मिलियन टन प्लस यहाँ पर हम कंजम्पशन बनता हुआ देखेंगे। गर्मी अच्छी खासी है, बेवरेजेस और आइसक्रीम की डिमांड है। इलेक्शन के चलते भी यहाँ पर कंजम्पशन अच्छी खासी हुई है। आप कैसे देखते हैं इन 2 महीनों के नंबर्स एंड देन ईयर ऑन ईयर के नंबर्स? पक्का मनीषा जी, ऐसा है, कंजम्पशन पे तो जरूर जाएंगे हम। इसके पहले थोड़ा ग्राउंड रियलिटी में बताता हूँ ग्राउंड में क्या हो रहा है। इस साल का जो सितंबर में शुगर सीजन खत्म होने जा रहा है, इंडिया का शुगर प्रोडक्शन 320 लाख टन होने जा रहा है, जो 10 लाख टन ज्यादा है। सॉरी, पिछले साल से 10 लाख टन कम है। आज के तारीख 534 शुगर मिल्स ने शुगर केन प्रोसेस करके 317 लाख टन की चीनी बनाई है। उसमें तमिलनाडु के 5-6 शुगर मिल अभी भी चल रहे हैं, स्पेशल शुगर सीजन चालू है, वहां से 3-4 लाख टन और चीनी आ सकती है। तो कुल मिला के 320 लाख टन नेट शुगर प्रोडक्शन रहेगा। इसमें 24 लाख टन जो इथेनॉल की तरफ जा रहा है उसको अगर जोड़ा जाएगा तो वो भी ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाएगा। Okay. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डोमेस्टिक सेल्स कोटा इश्यू किया है, ये थोड़ी अहम बात है समझने की कि पिछले 8 महीनों में, जैसे अक्टूबर से लेके मई एंड तक 8 महीनों में 196 लाख टन का कोटा रिलीज किया है, जो पिछले साल के 180 लाख टन के मुकाबले में 9% ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है मनीषा जी, कंजम्पशन बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और नंबर्स भी वही बतलाते हैं कि 9% ग्रोथ इन शुगर डिमांड। अब चलते हैं कि ये एवरेज डोमेस्टिक शुगर प्राइस आज की तारीख में क्या चल रही है। हम नेशनल फेडरेशन में तीनों ग्रेड जो है, S ग्रेड, M ग्रेड और स्पेशल ग्रेड, इसका एक एवरेज निकला। आज की तारीख में एवरेज आ रहा है 3750 पर क्विंटल एक्स मिल विदाउट GST। उसमें महाराष्ट्र S ग्रेड जो है वो 3580 से 3650, उत्तर प्रदेश का M ग्रेड है 3830 से 3910। लेकिन ये जो प्राइसेस बनी हुई है, डिस्पाइट द एंटिसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि क्लोजिंग स्टॉक इस हंगाम के एंड में 9 मिलियन टन होने की गुंजाइश है, उसके बावजूद प्राइसेस बनी रही है। अब इसकी वजह क्या क्या है? मेरे अंदर से इसकी वजह यह है कि नेक्स्ट ईयर का जो एंटिसिपेटेड ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन की नंबर है, बहुत सारी इस पे चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में भी। हमने अभी फिलहाल ऑफिशियल फिगर डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना कि हमारे करीबन फिगर ये आने जा रही है कि नेक्स्ट ईयर्स एंटिसिपेटेड ग्रॉस प्रोडक्शन इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 310, और नेट प्रोडक्शन अगर इसमें से इथेनॉल का निकाला जाए तो 290 लाख टन का ये मार्केट जान चुकी है। और इसकी वजह से मिल्स आर नाउ प्लेइंग स्मार्ट। एक हमारे लिए और भी खुशी की बात है, स्पेशली कोऑपरेटिव शुगर मिल्स अभी स्मार्ट मार्केटिंग अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल का प्रेशर अभी नहीं है। उसकी वजह से वो संभल के धीरे धीरे से मार्केट का इंफॉर्मेशन ले अपना मार्केटिंग कर रही है। इसकी एक वजह है कि ये दाम बने रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तीसरी बात ये है मनीषा जी कि FRP में 8% राइज हुआ है, जैसे आप जानते हैं। अब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि FRP इज डायरेक्टली रिलेटेड विद शुगर MSP। शुगर की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो भले पिछले 4-5 FRP बढ़ी है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अभी पोस्ट इलेक्शन हम समझने जा रहे हैं कि इसमें जरूर कुछ बदलाव आने की, मार्केट ने भी इसका अंदाजा लिया है। एंड एक स्पेक्युलेटिव सेंटिमेंट्स ऑफ एंड
दे आर एक्चुअली ओवरशैडोइंग द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल इतने खराब नहीं है, लेकिन स्पेकुलेटिव सेंटिमेंट्स उसके ओवर पावर कर रहे हैं। ये तीनों चारों वजह से चीनी के दाम और कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं। ओके मुझे कंजम्पशन पे अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर भी दे सकें अगर, क्योंकि अगर हम 29 मिलियन टन देख रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई है। आपको लगता है कि ये ही चीज़ हम अगले साल भी देखेंगे? क्योंकि जिस तरह की आप शुगर आउटपुट के नंबर्स दे रहे हैं उस लिहाज से तो चीनी के प्राइसेस बेसिकली बढ़ने चाहिए। आपको लगता है एथेनॉल में फिर आके यहाँ पर चिंता आ सकती है? कंजम्पशन और प्रोडक्शन अब अगले साल के हिसाब से कैसे देखेंगे? देखो, प्रोडक्शन का तो नंबर मैंने आपको अभी बोल दिया। जी कंजम्पशन, इंडियाज कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 2.2%। ये दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल ग्लोबल का भी कंजम्पशन 1% से ज्यादा नहीं है। 2 साल पहले नेगेटिव था, 0.5% में आया, अभी 1% के ऊपर नहीं जाएगा। तो इंडिया का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंजम्पशन का, नॉर्मल 2.2 है। लेकिन ये भी मैं वो कहना चाहता हूँ कि इस साल की जो स्पाइक आई है कंजम्पशन में, जी वो अगले साल रहेगी ऐसा नहीं है। इस साल दो चीजें हुई है। एक तो इलेक्शन का माहौल, उसमें ये जो रैलीज होती रही उसमें चाय पानी और स्वीट्स का बटोरा काफी हुआ। और दूसरी बात, इस बार का समर बहुत ज्यादा तेज है, तो यू कैन नॉट एंटिसिपेट दिस अगेन टू रिमेन फॉर द नेक्स्ट ईयर। इलेक्शन तो 5 साल के बाद आ रही, तो नहीं है। तो फैक्टरिंग ये these two issues, मुझे लगता है कि जो 27.5 to 28.5 मिलियन टन का कंजम्पशन फिगर करीबन उस रेंज में था, वो 29 मिलियन टन ऑलरेडी पहुंच चुका है। जी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में भी मैं देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं कि शायद ये 30 मिलियन टन जा सकता है आगे चल के, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और चीनी का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, वो ख्याल में रखते हुए let's keep it between 29 to 30 million tons consumption next year. Okay. So प्रकाश जी, अगर हम ये नंबर भी देखें तो, और जिस तरह की आपने ग्रोथ कही है कि वर्ल्ड वर्सेस इंडिया की डिमांड ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि कंजम्पशन के तौर पर ये नंबर्स जो हैं, हम सबसे बड़े कंज्यूमर तो हैं ही वर्ल्ड में, पर ये नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं। बिल्कुल, ये ज़रूर स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, क्योंकि हमने कभी 28.5 के आगे जाने की देखा नहीं। 29 ऑलरेडी पहुंच गया है। और गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट में भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी अंदाजा ले रहे हैं कि शायद 30 मिलियन तक जाए। तो पोस्ट इलेक्शन किस तरीके से उसको किस तरीके से काबू में रखे और क्या करे, इसकी सोच ऑलरेडी तो इसके आगे क्या कर सकते हैं प्रकाश जी? क्योंकि सभी कुछ तो यहाँ पर सरकार ने किया हुआ है, अब एट द कॉस्ट ऑफ एथेनॉल भी किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, एक ऑफ कोर्स कंजम्पशन के लिहाज से और जिस तरह से आप क्रॉप भी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है अगले साल की स्थिति फिर कैसी रह सकती है? मुझे लग रहा है कि देखो, एक तो पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट 15 जून तक आ जाएगी। अब उस हर मिनिस्ट्री को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन गई है कि अपने फर्स्ट 100 डेज में क्या क्या काम किया है नए गवर्नमेंट ने, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि हम दिल्ली में हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि सारी मिनिस्ट्री इसमें लगी हुई है कि फर्स्ट 100 डेज में हम क्या क्या बता सकते हैं। Okay. उसमें मैं देखने जा रहा हूँ, हमारी मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री में 2 चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो शुगर एमएसपी, जो बहुत सालों से रुक के बढ़ रखी है, उस पर जरूर विचार होगा फर्स्ट 100 डेज में बढ़ाने का। Okay. और दूसरी बात, इथेनॉल पे जो रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे, वो काफी हद तक हटेंगे। इसलिए क्योंकि इथेनॉल की वजह से काफी नाराजगी हुई थी। शुगर मिल्स वेर अंडर स्ट्रेस, उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी उस पर भी क्वेश्चन मार्क आए थे। तो मेरे ख्याल से ये 2 सब्जेक्ट में राहत नए गवर्नमेंट के साथ मिलने की चांसेस। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे नंबर्स और डेटा आपने यहाँ पर शेयर किया है प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड एब्सोल्युटली जैसे ही नई सरकार अंदर आती है और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए आपसे फिर से चर्चा के लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, और एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे कुणाल शाह, जो सेबी का सर्कुलर आया है स्टैगर डिलीवरी का, वो समझेंगे कुणाल से, और साथ ही साथ किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको आज अपनानी चाहिए, उस पर ही करेंगे चर्चा। डिलीवरी के पीरियड में मिनिमम ड्यूरेशन में बदलाव किया है, इसका बाजार पर क्या असर रह सकता है? कुणाल, आप कैसे देखते हैं इसे? कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट की एक्सपेक्टेशन है? Yes, it is definitely positive for the market, because ये मार्केट में जो 5 दिन का जो पीरियड था पहले, इसके कारण जो भी लोग अपनी पोजीशन बिल्ड करके बैठे हैं, स्पेशली द वन हु आर नॉट द हेजर्स, उनको बाय फोर्स दे हैव टू स्क्वेयर इट ऑफ। इफ मुझे लग रहा है कि सर्टन कमोडिटी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और मुझे स्टैगर्ड डिलीवरी में जो आपका डिलीवरी पीरियड स्टार्ट होता है, तो वी हैव टू
पहले ही 5 दिन पहले ही मुझे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती थी. So sometimes in that process we may lose out on the price spike which is coming in next 2 days or drop in price if we are expecting. So ये इससे होगा क्या कि जो भी अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं उनको और 2 दिन का ग्रेस मिलेगा. So this is, I think this is going to be positive from the volume point of view. इसके कारण ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जिस पे भी डिलीवरीज है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए और वी आर वेलकमिंग दिस मूव व्हिच इज टेकन बाय सेबी. अमेजिंग. ओके, तो एक पॉजिटिव क्यू यहाँ पर बाजार में आता हुआ. कुणाल, साथ ही साथ अगर हम मार्केट्स को देखें और शुरुआत यहाँ पर मेटल्स के साथ ही करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह की मूवमेंट हुई है, हम इन द पॉजिटिव हैं, ऑफ द हाइज हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे क्या करें? आई थिंक अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो रिसेंटली जो भी हमने प्राइस स्पाइक देखी थी मेटल्स में, उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखा है हमने. सो थोड़ा बहुत और प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ चेंज इन ट्रेंड. अभी ये हफ्ते में यूएस का जीडीपी डेटा है और पीसी डेटा है. अगर डेटा खराब आता है तो इमीडिएटली फिर से रेट कट की एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग होने लगी है और एक स्पाइक आएगी. तो अराउंड 875, 870 is a buying zone for copper. 268, 67 is a buying zone for zinc. So निचले स्तरों पे आपको बाइंग इमर्ज होते हुए देखने मिलेगी. लंबी तेजी $11,000 अभी नहीं आएगा, पुल बैक्स आते रहेंगे. सो अभी ये मार्केट टाइट रेंज में ट्रेड करेगा, ऐसा हमारा व्यू है. बहुत नीचे भी नहीं लग रहा है और बहुत ऊपर भी नहीं लग रहा है. सो डिप्स पे बाय करना हमारी रिकमेंडेशन रहेगी. साथ ही कुणाल, सोने चांदी को आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? बिकॉज रेट्स हायर फॉर लॉन्गर वाला सिनेरियो कुछ ज्यादा प्ले होता हुआ दिख रहा है अब. सो गोल्ड और सिल्वर में मेरे हिसाब से 2450 का जब हमने गोल्ड में हाई लगता हुआ देखा, उसमें यूएस के 3 रेट कट आ गए, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन जो प्रीमियम था वो भी आ गया था, और जितने भी पॉजिटिव चाइना बाइंग, सेंट्रल बैंक बाइंग, $2400 में ऑल द पॉजिटिव ऑफ गोल्ड आर प्राइस्ड इन. सो मेरी राय में गोल्ड शॉर्ट टर्म में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई है. $20-25 बढ़ता है, $30 बढ़ता है तो बेची है, वो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग रेट कट ट्रिगर फॉर गोल्ड टू अगेन शूट अप. क्योंकि जब तक कोई डेटा बहुत ज्यादा खराब नहीं आता है या कोई बड़ी ट्रिगर नहीं आती है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, वो तो बढ़ने के लिए यहाँ से ज्यादा टाइम लगेगा. फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के कितने भी गोल्ड में फंडामेंटल कितने भी तेजी के हैं, बट शॉर्ट टर्म में मेरी राय में आपको सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए. ओके. साथ ही कुणाल, ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट प्रॉफिट टेकिंग हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है, लेकिन पिछले हफ्ते के लोज से अच्छी खासी खरीदारी अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है. एक लॉन्ग वीकेंड है यूएस में, बाजार को लगता है कि समर ड्राइविंग डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी नजर आएगी, लेकिन अब करंट लेवल से क्या करने की राय है? So as per the agencies who track the summer driving demand, okay, they are saying that US में this year the summer driving demand will be highest in 20 years. So that positive for WTI. But सामने इसको ही काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए यूएस के जो डेटा है वो अभी सॉफ्ट आने लगे हैं. सो मेरी राय में मैक्सिमम अपसाइड $80 to $81 फॉर नाइमेक्स, बिकॉज अगर आप देखेंगे जब डिमांड आएगी और बढ़ेगा, उसके पहले भी ये जो यूएस की जो डेटा नेगेटिव आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रूड के लिए पॉजिटिव नहीं है. सो मैक्सिमम 65, 70, 60, 600 तक जा सकता है. वहां से फिर से शॉर्ट पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं. तो बहुत बड़ी खरीदारी की एक्सपेक्टेशन ना एनर्जी ना प्रेशियस मेटल्स में है. कंसोलिडेशन और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बेस मेटल्स में आती हुई. कुणाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी. और जाते जाते आपको बता दें कि अगर आपको भी कमोडिटी बाजार में इंटरेस्ट है और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आए हैं. इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों को सिखाएंगे. बाजार के टेक्निकल्स के साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके, साथ ही मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है ये भी बताएंगे. निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कितनी जगह देनी चाहिए. साथ ही एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल के प्रैक्टिकल जवाब भी देंगे एग्जाम्पल्स के साथ. इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ सीखने का मौका. तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए गए लिंक पर.